Assalamu alaikum. I am Nazar Ali, SS Chemistry from GHSS 1 Damir. Dear student, Assalamu alaikum. आज का हमारा जो टॉपिक है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। तो नंबर 1, Dalton's law of partial pressure of a gas। सबसे पहले हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस के बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जो स्टेटमेंट है वो है these principles or this law states that the total pressure of a mixtures of a gases is the sum of partial pressure of a component gas। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, it states that the total pressure of the total pressures exerted by a mixture of gases is the sum of partial pressure of a component gas। यानी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, डाल्टन्स ने इसको डिस्कवर किया था। इसकी जो स्टेटमेंट है इसमें हमें ये बताते हैं कि जो मिक्सचर ऑफ अ गैस का जो टोटल प्रेशर होता है वो मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ होता है। यहाँ पे हम कंपोनेंट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस, इसका क्या मतलब है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट गैस का मतलब है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट गैस दैट इट वुड एक्सर्ट्स if it were alone at the same volumes at the same temperatures। कंपोनेंट गैस का मतलब है इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस में मुख्तलिफ गैसेस होते हैं, तो ये मुख्तलिफ गैसेस का जो टोटल प्रेशर होता है वो मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ होता है। इस चीज़ को हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। मैथमेटिकली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज Pg is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on। यहाँ पर Pg टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस को रिप्रेजेंट करता है। P1 is equal to partial pressure of gas 1
P2 is equal to partial pressure of gas 2 and P3 is equal to partial pressure of gas 3 यानी P1, P2, P3 3 गैसेस है। इसको जब हम जमा करते हैं तो इससे टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर बन जाता है, जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन से हम इस लॉ को बहस कर सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू जनरल गैस equations, PV is equal to nRT। On rearrangement, इस इक्वेशन की जब हम rearrangement करते हैं तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाता है, P is equal to nRT over V। अब इस इक्वेशन से हम कांस्टेंट वैल्यू को जब निकालते हैं तो इक्वेशंस फर्दर इस तरह बन जाता है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू n। जब हम T एंड V को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो ये इक्वेशंस इस तरह बन जाता है। या कांस्टेंट को जब हम निकालते हैं तो इक्वलिटी का साइंस प्रोपोर्शनलिटी में चेंज हो जाएगा, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू n। P is proportional to n। P is proportional to n। So according to general gas equations, Dalton's law of partial pressure को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। According to general gas equations, Dalton's law of partial pressure states that at constant temperatures and volumes, the pressure of a gas is direct proportional to the numbers of moles. According to general gas equations, Dalton's law of partial pressure can be stated as: at constant temperatures and volumes, the total pressure of a gas is direct proportional to the numbers of moles। यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो गैस का जो नंबर ऑफ मोल है वो प्रेशर के बराह रास्त तनासब होता है। इसका मतलब यह है अगर गैस के मोलों की तादाद को हम बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम 3 कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर में गैस ए, ये कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है इस कंटेनर पर, 300 तो। दूसरा कंटेनर है, इसमें गैस बी है, ये यहाँ पे 450 तो ये प्रेशर की इकाई है, ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा
एक्सर्ट्स करेगा। अब इसको हम अगर जमा करते हैं तो इसका मजमुआ जो है वो कितना बन जाता है? तो इसका मजमुआ ये P टोटल इज इक्वल टू P A प्लस P B प्लस P C। P A जो है वो 300 तो P B जो है वो 450 एंड P C जो है वो 600। तो प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करता है। अब इसको हम जमा करते हैं, यानी 300 इंटू 450 इंटू 600, इसके मजमूए से क्या हासिल होता है? 0 प्लस 5 3 प्लस 4 7 इंटू 6, यानी ये 350 टू प्रेशर जो है वो टोटल बन जाता है। तो इसका टेम्परेचर भी वही होगा, वॉल्यूम भी वही होगा, नंबर्स ऑफ गैसेस या नंबर ऑफ मोल को हम जब ज्यादा करते हैं या बढ़ाते हैं तो इसका प्रेशर भी इसके साथ बढ़ जाता है। तो इसका जो टोटल प्रेशर यहाँ पे आएगा वो 350 तो आएगा। इसमें A B और C तीनों गैसेस यहाँ पे इकट्ठे इस सिलेंडर में आते हैं। तो ये हो गया हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स, ये लॉ ग्राहम ने पेश किया था, इसलिए उसने इस लॉ को अपना नाम दिया था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन्स। Graham law of diffusion of gas. Graham's law of diffusion of gas. This law states, Graham law of diffusion states that the rate of diffusions of a gas at constant temperature and pressure is inversely proportional to the square roots of their densities. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, it states that at constant temperature and pressure the rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square root of their densities are molecular masses. Graham law of diffusion of a gas states that at constant temperatures and pressures,
constant temperature and pressure, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square roots of their densities. तो हम जाते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस का क्या मतलब है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्पीड ऑफ गैस पार्टिकल है, जिस स्पीड से गैस पार्टिकल एक दूसरे के साथ डिफ्यूजन करते हैं, या इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल is called rate of diffusion of a gas, or the spreading of a gas molecule in a unit volume in a unit time is called rate of diffusion of a gas। यानी इकाई वक्त में गैस के मालिक्यूल जो फासला तय करते हैं, या इकाई वक्त में गैस के मालिक्यूल की जो स्प्रेडिंग स्पीड है, उसको हम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस कहते हैं। मैथमेटिकली इस लॉ को हम इस तरह लिख सकते हैं। मैथमेटिकली दिस लॉ कैन बी रिटन एज R is inversely proportional over 1 over d square roots। On rearrangement, it can be written as R is equal to constant divided by d under root। यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में तब्दील करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस तरह ये इक्वेशंस नंबर 1 बन जाता है। We can write these equations for two gases। Write equation 1 for two gases। Number 1, for gas 1, R1 is equal to 1 over d1 under root 2, and for gas 2, R2 is equal to 1 over d2। ये फॉर गैस 1 के लिए है और ये फॉर गैस 2 के लिए है। अब इस इक्वेशन 1 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाता है, R1 divided by R2 is equal to d2 under root over d1 under root। R1 over R2 is equal to d2 over d1 whole की अंडर रूट या स्क्वायर रूट्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाता है। So equation 3, according to equation 3, the relative rate of diffusions of two gases are more than two gases are inversely proportional to the density of their square roots। The rate of diffusion, according to these equations, the rate of diffusion of a gas are inversely proportional to the square roots of their densities। यही इक्वेशंस हम मॉलिक्यूलर मास के लिए भी लिख सकते हैं। यानी इस इक्वेशन को हम अगर इस तरह लिखें, R1 over R2 is equal to M2
डिफ्यूजन के मुताबिक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की तारीफ हम इस तरह भी कर सकते हैं कि relative rate of diffusion of gases are inversely proportional to the square roots of their molecular masses if temperature and pressure are kept constant. इसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के। जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो कुछ इस तरह है, इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन of gases, experimental verification of Graham's law experimental verification of Graham's law of diffusions. Experimental verification of Graham's law of diffusion में we take 100 centimeters long glass tubes. इसमें हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसकी लंबाई या जिसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर है। इसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हम एक ग्लास ट्यूब लेते हैं जिसकी लंबाई या जिसकी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर होगा। वन एंड यहाँ पर हम दो गैसेस लेंगे, एक H3 है और एक HCl है। So one end of the glass tube is closed with a cotton swab which is stopped with cotton swab. Cotton swab soaked with an irrigation, and the other end of the tube is closed with a cotton swab soaked with HCl substance. NH3 इस एंड को हम रुई लगाते हैं और रुई को HCl का जो सोल्यूशन है उसमें डुबो देते हैं, फिर इसमें वो लगा देते हैं HCl. Now after closing both the ends of these tubes, a white film is produced inside the tubes. A white film is produced inside the tubes, which is deposited on the wall of the glass tube as a white rings. जब ये दोनों गैसेस आपस में डिफ्यूजन करते हैं तो यहाँ पर सफ़ेद धुआं जो है वो पैदा हो जाता है जो एक रिंग की सूरत में ग्लास ट्यूब के दीवारों पे डिपॉजिट होता है। अब हम इसका फासला देखते हैं कि इस तरफ से इसका फासला कितना है और उस तरफ से इसका फासला कितना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस but it also depends
on the mass or molecular mass of the gases. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये मास पे भी डिपेंड करता है। तो हमेशा जब हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में तो NH3 का जो फासला है NH3 वो यहाँ से 60 सेंटीमीटर और HCl का जो फासला है वो 40 सेंटीमीटर बनता है। यानी दोनों गैसेस आपस में इस ग्लास ट्यूब के अंदर जब डिफ्यूजन करते हैं, इस तरफ से हम जब ये फासला नापते हैं जहाँ पे ये रिंग बना है तो ये 40 सेंटीमीटर बनता है HCl की तरफ से, और NH3 की तरफ से ये फासला 60 सेंटीमीटर बनता है। तो हम रेट ऑफ यानी वेलोसिटी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ NH3 is equal to divided by velocity of HCl is equal to distance traveled by NH3 divided by distance traveled by HCl. Velocity of NH3 is equal to distance traveled by NH3 divided by velocity of HCl. यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं distance traveled by HCl। तो distance traveled by NH3 वो 60 सेंटीमीटर है, distance traveled by NH3 को 60 सेंटीमीटर, और distance traveled by HCl वो 40 सेंटीमीटर बनता है। अब 60 को 40 पे डिवाइड करते हैं, इससे क्या बन जाता है, यानी इससे बन जाता है 1.5 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 divided by rate of diffusion of HCl is equal to 1.5। वेलोसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इस तरह RNH3 divided by RHCl, RNH3 is equal to 1.5 into HCl। RNH3 is equal to 1.5 into HCl। इसका मतलब है कि NH3 की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो HCl के बनिस्बत 1.5 टाइम फास्टर है। यानी इसका मतलब ये हमने स्टार्ट में पढ़ा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये मास ऑफ द गैस या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे NH3 जो है वो लाइटर गैस है, ये HCl जो है ये हेवियर गैस है। तो HCl की बनिस्बत NH3 जो है उसकी डिफ्यूजन की जो रेट है वो 1.5 टाइम फास्टर है एज कंपेयर टू HCl। सो यहाँ पर फिर हम मॉलिक्यूलर मासेस के जरिए इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि आया मॉलिक्यूलर मास में इसकी ये वैल्यू आती है या नहीं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड या डेंसिटी ऑफ अ गैस
is directly related to the molecular mass of the gas, यानी R NH3 divided by R HCl is equal to R HCl divided by R NH3 whole की स्क्वायर रूट्स। HCl का जो मॉलिक्यूलर मास है, HCl का मॉलिक्यूलर मास वो अप्रॉक्सीमेटली 36 आता है। NH3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो अप्रॉक्सीमेटली 17 तकरीबन 17 वो तकरीबन 17 आता है। तो इस तरह 17 आता है। तो इस तरह हम RNH3 को डिवाइड करते हैं बाय RHCl। यहाँ पे RHCl की जगह हम 36.5 लगाते हैं, 36.5, और यहाँ पे हम 17 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 आता है। 2 का जब हम स्क्वायर रूट्स लेंगे तो ये तकरीबन 1.5 आ जाता है। तो इस तरह ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है और कैलकुलेटेड डेटा है ये तकरीबन एक दूसरे के साथ सेम है। तो इस वजह से ये प्रूव करता है कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस जो है वो करेक्ट है। टुडे आवर टॉपिक इज एंड।